हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स की डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, जहां पर हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। उसके आगे के लेकर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर मार्च मंथ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी गई, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि यही 100 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जाकर फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर और भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको वहाँ पर जाकर आप लोग क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से देने हैं। आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, आंसर आप लोगों को देना है। और उसके बाद में अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगी तो पीडीएफ जो है इसका हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, आप लोगों को वहाँ से भी मिल जाएगी और फेसबुक ग्रुप में भी हम लोग अपना इसका पीडीएफ डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया व्हिच हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ BS5 फ्यूल अक्रॉस द कंट्री। भारत की उस पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने पूरे देश में BS5 ईंधन की आपूर्ति शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसमें बताना हमें ये है कि भारत की कौन सी पहली कंपनी है, तेल कंपनी है, जो पूरे के पूरे देश में BS5 फ्यूल की सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। हु इज हेड ऑफ ए 21 member high level technical committee of the public health experts to guide the people in preventive and control activities of COVID-19 constituted by the government of India। भारत सरकार द्वारा गठित कोविड-19 की निवारण एवं नियंत्रक गतिविधियों में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का प्रमुख कौन है। इसमें जो है 21 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसका हेड कौन है इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी के पॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वी के पॉल। भारत सरकार ने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की जो है एक कमेटी बनाई है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की 21 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसका काम है कि लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए आवश्यक जानकारियाँ मुहैया कराना। और इस कमेटी के जो हेड हैं वो वी के पॉल जी हैं। ठीक है, और ये जो वी के पॉल जी हैं ये नीति आयोग के मेंबर भी हैं। अभी करंट में ये जो वी के पॉल जी हैं ये नीति आयोग के मेंबर भी हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन दी 26th एडिशन ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के 26वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है, इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो हेरिटेज फाउंडेशन ने जो भी ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है, ये कौन सा एडिशन है ये भी जानना जरूरी है। तो ये 26th एडिशन है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 120th, 120वीं रैंक है इंडिया की। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हेरिटेज फाउंडेशन ने टोटल 186 देशों में एक सर्वे कराया था, टोटल 186 देशों में ये सर्वे कराया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 120वीं है। और अगर हम लोग बात करें हेरिटेज फाउंडेशन के हेडक्वार्टर की, ठीक है ना, अगर इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इस रैंकिंग में जो ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडिया की तो रैंकिंग जो है 120 है, 120वीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि फर्स्ट रैंक किसकी है। तो सिंगापुर की रैंक जो है वो फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हांगकांग हो जाएगी, हांगकांग ये सेकंड रैंक पर है, हांगकांग सेकंड रैंक पर, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर, इंडिया जो है 120th रैंक पे हो जाएगी। चलिए अगला देखेंगे। विच मेडिसिन वॉज रिकमेंडेड बाय द ICMR फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स हु ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए ICMR द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ICMR द्वारा हेल्थ वर्कर्स के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा जो है ये अनिवार्य कर दी गई है, रिकमेंड कर दी गई है। चलिए अगला देखेंगे। Which firm becomes the first Indian firms to make a diagnostic test kit for COVID-19? कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा माई लैब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी माई लैब इसका आंसर हो जाएगा।
माई लैब जो है एक पुणे बेस्ड कंपनी है। पुणे बेस्ड माई लैब को कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक किट बनाने का जो है अप्रूवल मिल गया है और ये भारत की पहली फर्म है जो कोविड-19 के लिए टेस्ट किट बना रही है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई लैब। और माई लैब जो है ये पुणे बेस्ड एक कंपनी है। शिवराज सिंह चौहान हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम टू विच इंडियन स्टेट। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ध्यान रखना ये चौथी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चौथी बार बने हैं। अभी तक जो है इनसे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हुआ करते थे। 15 महीने से जो है कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कांग्रेस की सरकार जो थी वो अल्पमत में आ गई थी। काफ़ी सारे विधायक जो थे कांग्रेस के वो बीजेपी में आ गए, जिस वजह से कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार बन गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं, देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो इतने टाइम तक बिना कैबिनेट के ही सीएम बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन इनकी भी कोई कैबिनेट नहीं है। और इनकी कैबिनेट क्यों नहीं बन पाई? कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी इनकी कैबिनेट नहीं बन पाई है। और ये इंडिया के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो बिना कैबिनेट के इतनी देर तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं। और गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नर हो जाएंगे लालजी टंडन। लालजी टंडन जो है गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पर। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ओरछा में। और मध्य प्रदेश के अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आप लोगों से मैं पहले भी बताया था कि अगर कोई नई कंट्री हमारे सामने आ रही है तो उसकी कैपिटल करेंसी कम से कम इतनी हमको पता होनी चाहिए। और कोई नया इंडियन स्टेट सामने आ रहा है तो हम लोग उसकी कैपिटल, उसके सीएम, गवर्नर, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रीय फ्लावर क्या है, फूल क्या है उसका, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम लोगों को हर क्वेश्चन के साथ तैयार करना होता है। अलग से हम लोग नेशनल पार्क नहीं पढ़ेंगे, अलग से हम लोग सीएम, गवर्नर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से हम लोग कैपिटल नहीं पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग ये तैयार करते रहेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में आसानी से घुस भी जाएंगी और हमें लंबे समय तक याद भी रहेंगे, ठीक है। तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से पार्क, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में ही है। वन विहार नेशनल पार्क भी जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पन्ना नेशनल पार्क की, तो पन्ना नेशनल पार्क भी जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेम द कोविड-19 सेल्फ स्क्रीनिंग बॉट व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट और यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन द्वारा कोविड-19 सेल्फ स्क्रीनिंग बॉट का नाम बताइए। इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 के लिए एक जो है चैट बॉट डेवलप किया हुआ है। इसका नाम पूछा गया है इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा क्लारा। ऑप्शन नंबर ई में है ये, ऑप्शन नंबर ई क्लारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये बॉट जो है ये यूएस वालों के लिए, भी केवल और केवल अभी यूएस के जो नागरिक हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। और अपने यहाँ पर जैसे आरोग्य सेतु ऐप है उसी तरीके से ये बॉट जो है यूएस वालों के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद में आप लोगों से बताएगा कि आप लोगों का रिस्क लेवल क्या है और नेक्स्ट एक्शन आप लोगों का क्या होना चाहिए। जैसे अपना आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम आंसर देते हैं, उसके बाद में हमारा रिस्क लेवल बता देता है, ठीक है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ें भी बता देता है। तो इसी तरीके से यूएस वालों के लिए एक जो है क्लारा नाम से एक चैट बॉट डेवलप किया गया है, जिसको जो है वहाँ के माइक्रोसॉफ्ट ने और यूनाइटेड स्टेट सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंटेशन, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएस वालों के लिए है। इसका नाम जो हो जाएगा क्लारा हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ ड्रोन्स टू सैनिटाइज द सिटी एमिड द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 संकट के बीच में शहर को साफ करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंदौर इसका आंसर हो जाएगा। और ये भारत सरकार का सबसे साफ शहर भी है। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें इंदौर ने टॉप किया हुआ था। तो ये जो है सबसे साफ शहर भी है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया जो है इंदौर ही है। और इंदौर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने अभी जो है 2 ड्रोन खरीदा हुआ है, प्राइवेट कंपनियों से 2 ड्रोन खरीदा हुआ है, जिसका उपयोग करके वो पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। इंदौर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 2 ड्रोन जो है प्राइवेट कंपनियों से खरीदा हुआ है, जिसका उपयोग करके वो पूरे के पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। इंदौर जो है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है,
क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है इंदौर है, स्वच्छता सर्वेक्षण में इसकी रैंक टॉप थी। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए खुद से। आप लोग अगर वीडियो लेट कर बैठ कर जैसे भी देख रहे हैं, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोगों को आंसर बोल देना होता है। आप गलत ही दीजिए लेकिन आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, अभी तभी आप लोग जो है याद कर पाएंगे। सही गलत ये बात की बातें हैं, लेकिन अगर आप लोग गलत आंसर भी नहीं देंगे तो फिर आपको लगेगा आप तो बस मतलब एक कथा की तरीके से सुन के चले जाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। आज 20 मार्च हो गई, 20 अप्रैल हो गई है। 20 अप्रैल को मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मार्च के करंट अफेयर्स हैं, तो आप लोगों को ये तैयार होना चाहिए। आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आंसर जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अब्दुल लतीफ़ हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स। अब्दुल लतीफ़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं और इसका जो आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी। अब्दुल लतीफ़ जो है फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और इनका जन्म जो है 20 जून 1947 में जो है मैसूर कर्नाटका में हुआ था। 20 जून 1947 में मैसूर कर्नाटका में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो है मिडफील्डर के रूप में खेलते थे, फुटबॉल में जो है मिडफील्डर के रूप में खेलते थे। मोहन बागान क्लब से भी इन्होंने खेला हुआ है, मोहन बागान क्लब की तरफ से खेलते थे। 1970 के एशियन गेम्स में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला हुआ था। 1970 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें जो है इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई है 23 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2020 को इनकी डेथ आसाम गुवाहाटी में हो गई है। आसाम गुवाहाटी में इनकी डेथ 23 मार्च 2020 को हो गई है और ये फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1970 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला हुआ है। चलिए अगला देखेंगे। विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द पॉलिसी ट्रैकर टू ट्रैक द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स टू कॉम्बैट कोविड-19 पेंडेमिक। किस विश्व संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारों की नीतियों को ट्रैक करने के लिए एक नीति ट्रैकर लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसमें ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सरकारी नीतियों को ट्रैक करने के लिए एक जो है नीति ट्रैकर लॉन्च किया हुआ है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जो है इसका उसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे IMF के हेडक्वार्टर की, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। जितनी देर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जितनी देर में ये ऑप्शंस आप लोगों के सामने जैसे ही आए, इन ऑप्शंस को देखने के बाद में आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि इनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। तो इनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं बता दे रहा हूँ। IMF का हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। बाकी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब कुछ आप लोगों को कमेंट करके बताना है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द क्वारंटाइन एंड सेफ मोबाइल ऐप टू ट्रैक वायोलेशन बाई पीपल सपोज टू बी इन क्वारंटाइन। किस भारतीय संस्थान ने क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए उल्लंघनों पर नज़र रखने के लिए क्वारंटाइन और सेफ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया हुआ है। ये दो मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, क्वारंटाइन और सेफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। और ये इसको किसने डेवलप किया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इन दोनों ऐप को, क्वारंटाइन और सेफ को, किस भारतीय इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया हुआ है और इस ऐप का काम क्या है। तो इस ऐप का काम ये है कि जो भी लोग क्वारंटाइन किए जाएंगे, जो भी लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए जाते हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, वो अगर किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्वारंटाइन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए ये दो ऐप जो है कौन से भारतीय संस्थान ने बनाया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। IIT बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये दोनों ऐप्स जो हैं HRD मिनिस्ट्री को और नीति आयोग को जो है भेज दिए गए। HRD मिनिस्ट्री, इन दोनों ऐप को जो है HRD मिनिस्ट्री, नीति आयोग और इसके साथ साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी, इन तीनों लोगों को ये ऐप जो है भेज दिए गए हैं। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं। द फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2020 हेल्ड एट विच इंडियन सिटी। द फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2020 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यहाँ पर पूछा गया किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया। अगर किस पूछ लिया गया है तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था कि कब आयोजित किया गया है। तो ये कब आयोजित किया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका वेन्यू क्या होगा ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था ये मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। और नई दिल्ली में जो है 35वां एडिशन, 35th एडिशन जो है ये आहार 2020 का जो है ये 35th एडिशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वेन्यू इसका क्या हो जाएगा, वेन्यू भी मैं बता ही दे रहा हूँ। वेन्यू इसका हो जाएगा प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया था।
प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने जो है इसका उद्घाटन किया था। फिर से सुनिए आप लोग, क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता था कि आहार 2020 का जो है उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसने किया था, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO, APEDA और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ में मिलकर इसका आयोजन किया गया था। किसने किसने आयोजित किया था, तो ये भी पूछा जा सकता था। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने, APEDA ने, ठीक है ना, APEDA और जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसका आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया था और ये 35th एडिशन था। ये आयोजित कब की गई थी, इसकी डेट मैंने नहीं बताई है, इसकी डेट जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। विच स्टेट पास्ड द रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2020 टू रिकवर द लॉसेस ड्यू टू डैमेज ड्यूरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट। किस राज्य ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज अध्यादेश 2020 पारित किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना, यूपी की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल। यूपी के सीएम कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। कैपिटल लखनऊ हो जाएगी। और यूपी में नेशनल पार्क कौन सा है, अगर कोई नेशनल पार्क है तो कौन सा नेशनल पार्क यूपी में, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इनकी भी कैपिटल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच स्टेट कैंसल्ड द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन मार्च 2020? किस राज्य ने मार्च 2020 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण जो है रद्द कर दिया गया है? इसमें पूछा गया कि कौन से स्टेट में प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था उस स्टेट के एम्प्लॉयज़ को उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड के गवर्नर, अगर हम लोग उत्तराखंड के गवर्नर की बात करेंगे तो बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की गवर्नर हैं। कैपिटल उत्तराखंड की क्या हो जाएगी, देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगी, लेकिन देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल होगी। अभी उत्तराखंड ने गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल भी घोषित किया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप लोग अगर वहाँ से पढ़ के आए होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा। उत्तराखंड में 2 कैपिटल हैं, देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल हो जाएगी, गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल हो जाएगी, गैरसैंण समर कैपिटल हो जाएगी। सीएम जो है हमारे कौन हो जाएंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन हो जाएंगे, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, अगर कोई नेशनल पार्क है तो कौन सा नेशनल पार्क है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। विच स्टेट बिकम्स द टॉप परफॉर्मर इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट फॉर द ईयर 2019? वर्ष 2019 के लिए अंगदान और प्रत्यारोपण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा हुआ है, ठीक है ना। अंगदान में, ठीक है ना, ऑर्गन डोनेशन में और ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा आगे है, कौन सा राज्य है टॉप पर है, कौन से राज्य के द्वारा सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किया गया है, अंगोदान किया गया है? और ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है ऑर्गन डोनेशन में टॉप रैंक पर था और तमिलनाडु को ओवरटेक किया। अभी तक जो है तमिलनाडु जो था वो टॉप रैंक पे था, लेकिन अभी तमिलनाडु को ओवरटेक करके महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट रैंक पर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है देश का जो ऑर्गन डोनेशन में टॉप पर है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री फॉर द टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इन रेलवेज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। और अब इस समझौते के साथ में जर्मनी जो है मॉडर्न और कम्पिटिटिव रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में मदद करेगी इंडिया की। जर्मनी की मदद से इंडिया जो है अपने देश में मॉडर्न और कम्पिटिटिव रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा। इसके साथ साथ दोनों देश IT, मार्केटिंग और जो है सेल्स के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। IT, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन में मिलकर ही काम करेंगे। और यहाँ पर बात हुई है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेंसी यूरो हो जाएगी। और अगर हम लोग इस MOU की बात करें, तो ये MOU जो है फरवरी 2020 में ही साइन कर लिया गया था। इसमें फरवरी 2020 में ही इस पर साइन कर लिया गया था, लेकिन कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला था।
फरवरी 2020 में एमओयू पे साइन कर लिया गया था, लेकिन अभी मार्च में जाकर जो है इसके कैबिनेट का अप्रूवल जो है इसको मार्च में मिला हुआ है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। विच स्टेट इज गोइंग टू बिल्ड 33 न्यू स्टेडियम्स अक्रॉस द स्टेट अंडर द उत्तरायण स्कीम। उत्तरायण योजना के तहत में कौन सा राज्य अपने राज्य में 33 नए स्टेडियम बनाने जा रहा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इनकी सबकी कैपिटल सीएम और गवर्नर आप लोगों को पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे। कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो ये पता जरूर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आसाम, ऑप्शन नंबर डी। आसाम जो है इसका आंसर हो जाएगा, आसाम जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में इस स्टेडियम्स को बनाने के लिए 33 नए स्टेडियम जो आसाम में बनाए जाने हैं, इसके लिए जो है आसाम सरकार ने 300 करोड़ रुपए जो है इसका फंड ग्रांट भी कर दिया। 300 करोड़ रुपए का फंड जो है ग्रांट भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार जो है 1000 खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपये भी देगी, ठीक है। इस योजना के तहत में सरकार जो है 1000 खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपये भी देगी, 50-50 हज़ार रुपये भी देगी। और 75-75 हज़ार रुपये 2500 क्लब को भी देगी। जो वहाँ पर क्लब वगैरह होते हैं उनको 75 हज़ार रुपये जो है दिया जाएगा। टोटल 2500 क्लब को 75 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 1000 खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उत्तरायण स्कीम के तहत राज्य के अंदर 33 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए जो है इन स्टेडियम्स को बनाने के लिए और इनके जो खिलाड़ी हैं और क्लब को पैसा देने के लिए जो है 300 करोड़ रुपए जो है ये राज्य सरकार द्वारा ग्रांट भी कर दिया गया है, इसका जो है दे भी दिया गया। और इसका आंसर जो जाएगा आसाम जैसे ही इसका आंसर होगा। यहाँ पर 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए हमको, सीएम, कैपिटल और गवर्नर। ये हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जैसे भी कोई नया स्टेट हमारे सामने आ रहा है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। तो सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल जो है इसके सीएम हो जाएंगे। कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नर भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी। कैपिटल क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी आप लोग कमेंट करके बताना है। और अगर हम लोग स्टेट फेस्टिवल की बात करें, आसाम की स्टेट फेस्टिवल की बात करेंगे तो बिहू जो है वहाँ का स्टेट फेस्टिवल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड एज द 30th मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इन द मार्च 2020। यहाँ पर नाटो की बात हुई है तो हेडक्वार्टर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ो तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए था। इसमें पूछा गया है कि मार्च 2020 में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कौन सा सदस्य बना है। जो भी देश इसमें शामिल होगा, अभी जो भी इसका आंसर होगा वो 30th मेंबर होगा नाटो का। नाटो ग्रुप्स का जो है वो 30th मेंबर होगा। और कौन सा देश अभी नाटो का 30वां मेंबर बना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर होगा नॉर्थ मैकेडोनिया, ऑप्शन नंबर ई। नॉर्थ मैकेडोनिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो है इसके मेंबरशिप के लिए ग्रीस जो था, ग्रीस एक देश है, अभी तक इसके मेंबरशिप के लिए वो हमेशा अपोज करता था, हमेशा ही इसके खिलाफ रहता था, हमेशा ही बोलता था कि इसको जो है नाटो का सदस्य ना बनाया जाए। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि मैकेडोना नाम से ही एक शहर जो है ग्रीस में भी है। मैकेडोनिया नाम से, इसी सेम नाम से मैकेडोनिया नाम से भी एक शहर जो है वो ग्रीस में भी है। और ग्रीस हमेशा से कहता था कि सेम नाम से जो है इसको हम लोग इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तो ग्रीस बोलता था मैकेडोनिया देश से कि आप अपने देश का नाम बदल लीजिए, तब हम आपका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मैकेडोनिया जो था वो अपना नाम बदलने के लिए राजी नहीं था। लेकिन फाइनली मैकेडोनिया ने, इस देश ने अपना नाम बदलकर नॉर्थ मैकेडोनिया कर लिया। जैसे ही इस देश ने, मैकेडोनिया ने अपना नाम नॉर्थ मैकेडोनिया किया, वैसे ही ग्रीस ने जो है, जो इसका अपोज करता था, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ठीक है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके साथ में नॉर्थ मैकेडोनिया नाम से जो है ये नाटो का 30वां सदस्य बनकर आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नाटो का हेडक्वार्टर, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम्स में जो है नाटो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स इन नाटो में कितने देश हैं, कितने लोगों के समूह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। नाटो में जो है टोटल 30 देश हैं। 30 देश जो हैं वो नाटो में हैं। और नॉर्थ मैकेडोनिया की बात हुई है, इसकी कैपिटल और करेंसी भी हमको जानना चाहिए। इसी समय हमको जान लेना चाहिए, आगे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी, स्कोपजे। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेंसी इसकी हो जाएगी दिनार। किसकी, नॉर्थ मैकेडोनिया की करेंसी जो है ये दिनार हो जाएगी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। सलमान खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्टफोन कंपनी। सलमान खान को किस स्मार्टफोन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा रियलमी, ऑप्शन नंबर सी। सलमान खान को रियलमी स्मार्टफोन कंपनी का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को IDFC बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IDFC, अमिताभ बच्चन को IDFC बैंक का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीना कपूर को जो है प्यूमा का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर को उसका प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। IDFC का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। और शार्दुल ठाकुर क्रिकेटर हैं, ये शार्दुल ठाकुर ये क्रिकेटर हैं, इनको जो है टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर जो है शार्दुल ठाकुर को बनाया गया है। शार्दुल ठाकुर। तो इसके साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सलमान खान को जो है रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, IDFC बैंक का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को इसका बनाया गया। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को, विराट कोहली भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये शार्दुल ठाकुर को भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र KVK सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ई। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र का जो है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका 11वां एडिशन था, 11वां संस्करण जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। फिर से सुनिए आप लोग, इसकी थीम क्या थी? नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग, ये इसकी थीम हो जाएगी। और अगर पूछा जाता कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको आयोजित किसने किया था, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने जो है इसको आयोजित किया था। इसकी थीम हो गई। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेम दी मोबाइल एप्लीकेशन विच इज़ लॉन्च्ड फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जो डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें पूछा गया है कि डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमसफ़र। हमसफ़र एक मोबाइल ऐप है जिसको डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष गंगवार जी ने नई दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया था। फिर से सुनिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष गंगवार। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कौन है, तो ये है संतोष गंगवार, ठीक है ना, संतोष गंगवार है। और इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो संतोष गंगवार जी ने नई दिल्ली में जो है इस ऐप को लॉन्च किया हुआ था। और इस ऐप के माध्यम से होटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक ना, कॉलोनीज़ हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, इन सब जगह पे, इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सब जगह पे जो है बल्क में फ्यूल सप्लाई की जाएगी। 1-2 लीटर नहीं, बल्क में फ्यूल सप्लाई इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। और ऑर्डर मिलने के 8 घंटे के अंदर जो है इसको डिलीवरी कर दी जाएगी। ऑर्डर मिलने के 8 घंटे के अंदर जो है डीजल की फ्यूल की जो है डिलीवरी कर दी जाएगी। और संतोष गंगवार की कंस्टिट्यूंसी क्या है ये आप लोगों से मैंने पूछा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिलहाल जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमसफ़र। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द मल्टीलिंगुअल वर्जन ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली। किस भारतीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप का बहुभाषी संस्करण लॉन्च किया हुआ है? इसमें पूछा गया है कि कौन से मंत्रालय ने नई दिल्ली में इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ है, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल कौन है, फिर से सुनिए आप लोग, टूरिज्म मिनिस्टर कौन, प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किया हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस वेबसाइट को लॉन्च करने का, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का, इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है टूरिस्ट को जो हमारे इंडियन डेस्टिनेशन है, जो इंडिया में घूमने वाले स्थान हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराना। इसके माध्यम से जो है जो भी टूरिस्ट होंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी टूरिस्ट होंगे उनको इंडिया के डेस्टिनेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। और इसे जो है
कई भाषाओं में लॉन्च किया गया है, इसे जो है कई भाषाओं में लॉन्च किया गया है, इसीलिए जो है इसको कई सारी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिससे जो भी लोग हों उनको उन्हीं की लैंग्वेज में इसकी जानकारी मिल सके। इसके पहले इस ऐप में जो है केवल हिंदी और इंग्लिश हुआ करती थी, इसके पहले जो है इस ऐप में हिंदी और इंग्लिश हुआ करती थी, लेकिन अभी इस ऐप को अपडेट कर दिया गया है और इस ऐप को अपडेट करने के साथ साथ में इसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी चाइनीज, स्पेनिश और अरेबिक लैंग्वेज भी ऐड कर दी गई है। चाइनीज, स्पेनिश, अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश और भी सारी लैंग्वेजेज जो है इसमें ऐड कर दी गई हैं। और ये ऐप जो है, इसकी वेबसाइट और इसका ऐप जो है इनक्रेडिबल इंडिया की, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई है। और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ये कौन हो? ये प्रहलाद सिंह पटेल जो हो जाएंगे, ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन कोरोना वायरस इन मार्च 2020? मार्च 2020 में कोरोना वायरस पर जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ था? इसमें पूछा गया है कि मार्च 2020 में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस पर जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कोवा पंजाब। और ये ऐप जो है लोगों को कोरोना वायरस के बारे में अवेयर करेगा, लोगों को उसके बारे में जागरूक बनाएगा और इसके साथ साथ में नियरेस्ट हॉस्पिटल्स के बारे में भी लोगों को बताएगा। ठीक है, वो हॉस्पिटल जो कोरोना का इलाज कर रहे होंगे उसके आसपास में, लोगों के आसपास में कौन सा हॉस्पिटल है जो कोरोना का इलाज कर रहा है, नियरेस्ट हॉस्पिटल के बारे में भी बताएगा। और पंजाब की यहाँ पर बात हुई है तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, पंजाब की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ हो जाएगी। और सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? विजेंद्र पाल सिंह। गवर्नर हो जाएंगे विजेंद्र पाल सिंह हो जाएंगे इसके गवर्नर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी भूमि राशि पोर्टल? किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भूमि राशि पोर्टल जो है लॉन्च किया हुआ है। इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये आप लोग बताइए कौन है इसके मिनिस्टर। और नेशनल हाईवेज को बनाने के लिए जो है लैंड एक्विजिशन को, भूमि अधिग्रहण के प्रोसेस को तेज करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। भूमि अधिग्रहण को मतलब जो प्रोसेस होता है, जो नेशनल हाईवेज वगैरह बनाने के लिए सरकार जो है ज़मीन का अधिग्रहण करती है, लैंड एक्विजिशन करती है, उसके प्रोसेस को तेज करने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वैसे तो ये ऐप जो है 1 अप्रैल 2018 को ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है ना, वैसे ये ऐप जो है 1 अप्रैल 2018 को ही लॉन्च कर दिया गया था। और इस ऐप के तहत में कुछ प्रोसेस जो होते थे वो मैनुअली हुआ करते थे। जब ये ऐप जो है 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे इसमें कुछ प्रोसेस जो है अभी मैनुअली हुआ करते थे, लेकिन अभी सरकार ने जो है इसको अपडेट कर दिया है। और इसको अपडेट करने के बाद मैनुअली होता था तब प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर चीज़ें जैसे ऐप के माध्यम से कुछ काम तो ऐप से ही हो जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ काम जो है वो मैनुअली होते थे। तो जब मैनुअली होते थे तो उनके प्रोसेसिंग में टाइम लगता था, कई बार फाइलें आगे नहीं बढ़ पाती थी या जो भी प्रोसेस होता था उसको होने में टाइम लगता था। तो इसीलिए सरकार ने जो है इसके ऐप को अपडेट कर दिया गया है और इसके वेब वर्जन भी जारी कर दिया गया है। जो हमारा ये भूमि राशि पोर्टल है, इस ऐप को जो है अपडेट कर दिया गया है और इसका वेब वर्जन, वेबसाइट वर्जन भी जो है इसका लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके बाद कोई भी काम जो है मैनुअली नहीं होगा। अगर कोई काम मैनुअली नहीं होगा तब जाहिर सी बात है कि लैंड एलोकेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेशनल हाईवेज बनाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मैंने आप लोगों से पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक की होंगी, आप लोगों ने दिमाग की जोर डाल कर सोचने की कोशिश की होगी। और अगर पता था, सही पता तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो हैं इसके मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द प्लेटफॉर्म दैट लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। उस मंच का नाम बताइए जिसने डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस नाम से एक अभियान शुरू किया हुआ है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गूगल इसका आंसर हो जाएगा। और इस कैंपेन के तहत में जो है गूगल अपने सर्च होम पेज पर 5 चीज़ों को लिस्ट करेगा। गूगल अपने सर्च होम पेज पर 5 चीज़ों को जो है वो लिस्ट करेगा और लोगों को यह बताएगा कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गूगल अपने सर्च पेज पर ये 5 चीज़ें ऐड करके लोगों को ये अवेयर करेगा इसके बारे में कि कोरोना से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ गूगल अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी लोगों को पुश नोटिफिकेशन भेजकर कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल इन मार्च 2020। किस देश ने मार्च 2020 में अपनी पहली परमाणु सक्षम
हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? और इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यूएसए ने जो है अपनी पहली न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण मार्च 2020 में किया। कैपिटल करेंसी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ यूएसए की ही नहीं, पाकिस्तान, जापान, रशिया और यूके की भी कैपिटल करेंसी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। पता होना जरूरी है, कमेंट करना उतना जरूरी नहीं। विच मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द राजस्थान पुलिस टू गिव परमिशन फॉर मूवमेंट टू पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन? बंद के दौरान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति देने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा राज कॉप सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राज कॉप सिटीजन्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो है लोगों को मूवमेंट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये लोग जो है ई पास वगैरह बनवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और बात यहाँ पर राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान के सीएम, कैपिटल गवर्नर, ये आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोगों को। सीएम, कैपिटल, गवर्नर, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसके साथ साथ में अगर कोई नेशनल पार्क है राजस्थान में तो उसको भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ये ऐप जो डेवलप किया गया है राज कॉप सिटीजन्स, ये ऐप जो है इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड नामक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 इज शिफ्टेड फ्रॉम वुहान टू व्हिच सिटी ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 वुहान से स्थानांतरित कर कौन से शहर में कर दी गई है? वुहान से स्थानांतरित करके कौन से शहर को नया वेन्यू बनाया गया है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मनीला, फिलीपींस जो है इसका नया वेन्यू बनाया गया है। और इसे जो है अब जो है ये 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक इसको खेलना जाना है। 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक इसको खेला जाना है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 20 तारीख आज है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल 21 है, और अब इसकी कोई कंफर्मेशन जो है, इसकी कोई नोटिस अभी नहीं आई है कि ये खेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वुहान में फिर से अभी कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। और मनीला में जो है इसको मतलब शिफ्ट करके नया वेन्यू बना दिया गया है मनीला, फिलीपींस में, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये बन सकता था कि शिफ्ट करके वुहान से कहाँ पर बनाया गया नया वेन्यू, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। वसीम जाफर हु इज़ इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? वसीम जाफर जो हाल ही में खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ई, वसीम जाफर एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने 7 मार्च को जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। 7 मार्च को जो है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और ये 150 रणजी मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ सकता था कि सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने वाला कौन सा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेले हैं। तो उस केस में इसका आंसर होता वसीम जाफर। वसीम जाफर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 150 रणजी मैच खेले हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने रणजी में जो है 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते ही खिलाड़ी हैं। 150 रणजी मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी, रणजी में जो है 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी यही हैं। और इन्होंने जो है टोटल रणजी मैचेस में या टोटल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है 40 सेंचुरी इन्होंने लगाई है, 40 शतक इनके नाम है और 89 हाफ सेंचुरीज हैं इनके नाम में। और टीम इंडिया के लिए जो है अगर हम लोग बात करें इनके इंटरनेशनल करियर की टीम इंडिया के लिए, तो टीम इंडिया के लिए इन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले हैं, 31 टेस्ट मैच खेले हैं और 2 ओडीआई मैच खेले हैं, 2 ओडीआई मैच खेले हैं और टोटल ये 260 फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज़ वॉन द 7th एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020? किस देश ने आईसीसी महिलाओं के T20 विश्व कप 2020 के 7वें संस्करण को जीता? 7th एडिशन, ये याद रखना, 7th एडिशन को किस देश ने जीता हुआ है? महिला T20 विश्व कप का 7वां एडिशन किसने जीता है, इसमें पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसको हरा कर जीता। जब एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करना चाहता है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है तो उस केस में ये पूछ लेता है कि किसको हरा कर किसी भी देश ने या किसी भी खिलाड़ी ने खिताब जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को हरा कर ये खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा कर ये खिताब जीता हुआ था। इंडिया को 85 रन से हराया और ये खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया जो है 5वीं बार ये वर्ल्ड कप जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार महिलाओं का T20 विश्व कप जीता हुआ है। और अगर हम लोग वेन्यू की बात करें कि ये वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में ही ये आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 21 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक,
21 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 85 रनों से हराकर महिलाओं का T20 विश्व कप जीता और ऑस्ट्रेलिया का ये 5वां खिताब था। फाइनल मैच जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। फाइनल मैच जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 8 मार्च को खेला गया था। इसका जो फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, वो 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। अब 8 मार्च को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए था। तो 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे भी जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। फिर से सुनिए, 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट उसकी थीम थी। और अगर हम लोग बात करें इस मैच की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो इसमें 1-2 रिकॉर्ड और बने। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा, ठीक है, ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा, जिन्होंने इस मैच में फाइनल में खेला था। और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ICC की किसी भी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला हो। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं सबसे कम उम्र की जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल इन ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020? किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 में एकल का खिताब जीता? ठीक है ना, सिंगल्स का जो है किसने जीता, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा शरथ कमल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, शरथ कमल। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। शरथ कमल जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ये वेन्यू तो पता ही चल गया, ओमान नाम से मतलब क्लियर हो रहा है कि ये ओमान में खेला गया था। ठीक है ना, मस्कट ओमान में ये खेला गया था। और अगर हम लोग बात करें शरथ कमल जी के बारे में, तो ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हराया किसको था? कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि शरथ कमल ने किसको हराया था। तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी मार्कोस फ्रीटास को इन्होंने हराया था। पुर्तगाली खिलाड़ी मार्कोस फ्रीटास को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम पे किया। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हुई है ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है लाउशाने स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर जो है लाउशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, उसने पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 4 मार्च को इसका 49th एडिशन मनाया गया। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल NSC के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और अगर हम लोग बात करें नेशनल सेफ्टी डे की, इसकी थीम क्या थी? अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम हो जाएगी इन्हेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर से सुनिए इसकी थीम आप लोग, इसकी थीम हो जाएगी इन्हेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी थीम हो जाएगी। और 4 मार्च को जो है 4 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। और इसके साथ साथ 4 मार्च से एक सप्ताह के लिए नेशनल सेफ्टी वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मार्च से एक सप्ताह के लिए जो है 1 वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए नेशनल सेफ्टी वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सेफ्टी वीक भी जो है एक सप्ताह के लिए 4 मार्च से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को ही मनाया जाता है हर साल। इसकी थीम भी मैंने बता दी, इन्हेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। आप लोग ध्यान से सुना करिए, अगर कहीं कोई चीज़ ज़रूरत लगे आप लोगों को तो लिख भी लिया कीजिए। और इसके PDF के लिए मैंने बोला ही है, तो इसका PDF जो है अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। फेसबुक पेज भी है हमारा, फेसबुक ग्रुप भी, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल सकती है इसकी PDF। और वीडियो के नीचे डिस्प्ले में मेरा WhatsApp नंबर भी शो हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी PDF ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनौषधि वीक 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, जनौषधि सप्ताह 2020 कब मनाया जाता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जनौषधि सप्ताह कब मनाया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च से 7 मार्च तक, ऑप्शन नंबर ए। जनौषधि वीक जो है 1 मार्च से 7 मार्च तक ये मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनौषधि केंद्रों पर लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप कराना,
फ्री में उनका हेल्थ चेकअप कराना, फ्री में जो है डॉक्टर के कंसल्टेशन प्रोवाइड कराना, उनको मुफ्त में दवाओं का वितरण कराना, ये सारी चीज़ जो है इस सप्ताह के दौरान जो जन औषधि वीक होता है इसमें किया जाता है। और इस आयोजन के दिन जो इस 7 दिनों के लिए आयोजन किया गया था, इसमें चौथा दिन जो था, इसका जो चौथा दिन था उसमें इसकी थीम क्या थी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसकी थीम जो है सुविधा से सम्मान रखी गई थी। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है और चौथे दिन यानी कि 4 मार्च को जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसकी थीम चेंज की गई थी और इसकी थीम जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चेंज करके क्या कर दी गई थी, सुविधा से सम्मान जो है इसकी थीम जो है 4 मार्च को इसकी थीम सुविधा से सम्मान कर दी गई थी। और जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि वीक की बात हो रही है यहाँ पर, जन औषधि वीक जो है 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है पूरा सप्ताह। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जन औषधि डे कब मनाया जाता है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होता है, 7 मार्च को जो है ये जन औषधि डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द जेंडर इक्वलिटी कैंपेन व्हिच वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित लैंगिक समानता अभियान का नाम बताइए। भारतीय रेलवे के द्वारा जो है एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जेंडर इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता अभियान, एक जो है जेंडर इक्वलिटी कैंपेन लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, और इसका नाम क्या है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा इसका कैंपेन का नाम हो जाएगा ईच फॉर इक्वल, ऑप्शन नंबर डी ईच फॉर इक्वल जो है इस कैंपेन का नाम हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने 10 दिनों के लिए एक जेंडर इक्वलिटी कैंपेन चलाया था। कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, ठीक है ना, 10 दिनों के लिए एक जो है जेंडर इक्वलिटी कैंपेन चलाया हुआ था और उसका नाम क्या था, ईच फॉर इक्वल नाम से 10 दिनों के लिए इंडियन रेलवे ने एक जेंडर इक्वलिटी कैंपेन चलाया हुआ था। और इंटरनेशनल वुमेंस डे का ही एक पार्ट है, और ये जो 10 दिनों के लिए कैंपेन चलाया गया था, कब से कब तक चलाया गया था, 1 से लेकर 10 मार्च तक, ठीक ना, 1 से 10 मार्च तक 10 दिनों के लिए जो है ये कैंपेन चलाया गया था। और इसमें जो है इस कैंपेन के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है इंडियन रेलवेज़ ने क्या क्या किया है ये बताया गया, और आगे क्या क्या करने वाला है इन सारी बातों को बताया है। वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, वुमेन एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए, उनका रोल जो है इंडियन रेलवे के कार्य में बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इंडियन रेलवे ने बताया है। और यहाँ पर बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन पीछे आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो तुरंत आप लोगों के मुंह से आंसर निकल जाना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च 2020 को इस बार मनाया गया। और इसकी थीम क्या होगी वो भी मैंने बताया था, फिर से सुनिए इसकी थीम। इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या हो जाएगी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट इसकी थीम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 मार्च। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र पुलिस बल का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो है स्थापना दिवस 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो है 10 मार्च को CISF का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था। CISF का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। CISF का मोटो का अगर हम लोग बात करें, इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है ये CISF का मोटो हो जाएगा। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 51वां स्थापना दिवस CISF का मनाया गया। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द 6th इंटरनेशनल योगा डे 2020। कौन सा शहर 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की मेज़बानी करने जा रहा है। ध्यान रखना 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा ये, और इसमें पूछा गया कि कौन सा शहर इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। तो शहर मेज़बानी करने जा रहा है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया कब जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इस बार 21 जून को 6वां एडिशन इसका मनाया जाएगा। कौन सा शहर इसकी मेज़बानी करेगा इसमें पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह जो है इसकी मेज़बानी करेगा। योग से होने वाले लाभ के बारे में बताने के लिए लोगों को योग से होने वाले लाभ के बारे में उनको बताने के लिए, उससे अवेयर कराने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, तो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे जो है 2015 में 21 जून को मनाया गया था। 2015 में 21 जून को
पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2020? विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय क्या है, थीम क्या है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। थीम जानने से पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए था कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ये 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इस बार भी 15 मार्च को जो है ये विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। और उसकी थीम क्या है इसमें पूछी गई है। तो इसकी थीम हो जाएगी दी सस्टेनेबल कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दी सस्टेनेबल कंज्यूमर उसकी थीम हो जाएगी। और 1983 से 1983 से यह दिन हर साल मनाया जा रहा है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए यह दिन मनाया जाता है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री भी जागो ग्राहक जागो नाम से एक कैंपेन चलाती है। आप लोगों ने टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी जागो ग्राहक जागो नाम से एक कैंपेन चलाती है, जिसमें तरह तरह के ऐड कर तरह तरह के प्रोग्राम करके लोगों को, कंज्यूमर्स को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2020? विश्व जल दिवस 2020 के लिए विषय क्या है, इसमें पूछा गया उसकी थीम क्या है। तो हम लोग इसकी थीम जाने इसके पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे है ये जो है कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को। इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इसकी थीम हम लोग बात करें 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, तो 2020 के लिए इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर ए वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये 2020 के लिए वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी। 22 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड टीबी डे की, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की, तो 24 मार्च को जो हमारा वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। ठीक है ना। वर्ल्ड टीबी डे जो है वो 24 मार्च को हमारा मनाया जाता है। और इस बार जो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाई गई उसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। इस बार जो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाई गई उसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और जो ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज़ रिनेम्ड औरंगाबाद एयरपोर्ट एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट? किस राज्य ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आंसर इसका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। संभाजी जो है ये शिवाजी के पुत्र थे, जिसके नाम पर इसका औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदला गया है छत्रपति संभाजी महाराज। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। और इसके पहले मुंबई एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया गया था। बात यहाँ पर मुंबई की हो रही है, महाराष्ट्र की हो रही है। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात हो रही है तो कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो मुंबई इसकी कैपिटल हो जाएगी। उसको सीएम की बात करेंगे हम लोग तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोगों को आना चाहिए था, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही कोई राज्य दिखे तुरंत के तुरंत उसकी कैपिटल, सीएम और गवर्नर दिमाग में आना चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ आना चाहिए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करिए, लेकिन ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगी तब आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी रहेगी, दिमाग थोड़ा शार्प बनेगा। अलग से आप लोग सीएम, कैपिटल यही याद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना ही चाहिए। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी नया स्टेट आ रहा है तो उसका कैपिटल, गवर्नर ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से नेशनल पार्क उस स्टेट में होते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई कैपिटल हो गई, उद्धव ठाकरे सीएम हो गए, भगत सिंह कोश्यारी जो है हमारे ये गवर्नर हो गए। अब नेशनल पार्क की भी बात होती है तो कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे? तो चंदोली नेशनल पार्क, कौन कौन से? चंदोली नेशनल पार्क यहाँ पर हो जाएगा। ताडोबा नेशनल पार्क भी यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो और भी हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हम लोगों को बना लेना चाहिए, कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर हैं। अभी पीछे जो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पर कई सारे स्टेट के नेशनल पार्क मैंने पूछे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर कमेंट करके नहीं भी बता रहे हैं तो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो पता जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो कौन से नेशनल पार्क वहाँ पर हैं, नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में तो मैं बीच बीच में ऐसे आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग उसका पता जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which e-commerce company signed an MOU with Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission DAYNULM for e-marketing of products made by self-help groups across the country? किस ई कॉमर्स कंपनी ने देश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के
ई मार्केटिंग के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने जो है किसके साथ में जो है हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनकी ई मार्केटिंग की जा सके। तो इसमें पूछा गया है और इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेज़ॉन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अमेज़ॉन इसका आंसर हो जाएगा। और इस एमओयू के बाद में 24 राज्यों ने जो है 24 राज्यों के 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 24 स्टेट्स के इस एमओयू के बाद में 24 स्टेट्स के 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इन्होंने फर्स्ट फेज के लिए जो है इसका एनरोलमेंट कर दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ने इससे पहले जनवरी में फ्लिपकार्ट के साथ में भी एक ऐसा एमओयू साइन किया था। जनवरी में जो है फ्लिपकार्ट के साथ में जो है ऐसा एमओयू जो है जनवरी 2020 में शामिल कर लिया था ई मार्केटिंग के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी ई मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में जनवरी 2020 में एमओयू पर साइन किया और अभी जो है अमेज़ॉन के साथ में मार्च में जो है एक एमओयू पर साइन कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच स्टेट लॉन्च द मिशन भागीरथ टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी विलेज एंड सिटी हाउस होल्ड इन दी स्टेट? किस राज्य ने राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के घरों में पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए मिशन भगीरथ शुरू किया हुआ है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना ने जो है मिशन भागीरथ नाम से एक कैंपेन शुरू किया हुआ है, एक योजना ले आई है जिसके तहत में जो है हर गांव के और हर शहर के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19 नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन स्टेट? कोविड-19 से बचाव के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक मिशन अभियान जो है ये किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया था? इतने सारे स्टेट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि कोविड-19 से बचने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में तेलंगाना आंसर मैंने बताया था। इस क्वेश्चन में इतने सारे स्टेट हैं तो इनकी कैपिटल, सीएम और गवर्नर, बेसिक चीज़ें हैं ये कैपिटल, सीएम और गवर्नर। एडवांस थोड़ा पढ़ना है तो आप लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें भी मतलब याद कर लिया करो, तुरंत का तुरंत रिमाइंड कर लिया करो। और इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। और इस कैंपेन के माध्यम से जो है लोगों को हैंडशेक करने के बजाय नमस्ते करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन के अंतर्गत जो है कर्नाटका राज्य में लोगों को जब ग्रीटिंग्स होते हैं, जब लोग मिलते हैं तो उनको जो है नमस्ते करने के लिए बोला जाएगा, हैंडशेक नहीं करना है। हाथ हाथ मिलाते हैं ना लोग, तो मना करना है कि हाथ नहीं मिलाना है, आप लोग नमस्ते करिए। और यहाँ पर बात हुई है कर्नाटका की, तो कैपिटल कर्नाटका की बेंगलुरु हो जाएगी। कर्नाटका की कैपिटल जो है बेंगलुरु हो जाएगी। सीएम और गवर्नर ये बताना आपका काम है, सीएम और गवर्नर ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस डीए एंड डियरनेस रिलीफ डीआर फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 17% टू 5%। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को 17% से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। 17% से बढ़ाकर 21% कर दिया है सरकार ने, लगभग 4% बढ़ा दिया है। पहले 17% हुआ करता था, अब 4% बढ़ाकर 21% कर दिया है। रोपैक्स ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रोपैक्स परिवहन सेवा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि महाराष्ट्र में अभी एक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की गई रोपैक्स नाम से, और उसको जो ये सर्विस है रोपैक्स ट्रांसपोर्ट, इसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने जो इसको लॉन्च किया हुआ है। और ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ये जो हमारा रोपैक्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं हम लोग। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल श्री मनसुख मंडालविया, आप लोग फिर से सुनिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल्स श्री मनसुख मंडालविया ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और ये महाराष्ट्र के भौचा ढाका से मांडवा के बीच में ये सर्विस शुरू की गई है। महाराष्ट्र के भौचा ढाका से मांडवा के बीच में ये वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की गई है। भौचा ढाका से मांडवा की बीच की दूरी अभी जो है 110 किलोमीटर है। अगर अभी हम लोग बाया रोड जाएं तो 110 किलोमीटर है, लेकिन ये वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो जाने के बाद में ये दूरी घटकर 18 किलोमीटर हो गई है। अगर हम लोग मतलब पानी के रास्ते से जाएंगे, अंदर से जाएंगे, हम लोग इसका रोपैक्स वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज़ करेंगे, तो ये जो पहले हम लोगों को रोड ट्रांसपोर्ट से जाने में 110 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हुआ करती थी, ये घटकर अब 18 किलोमीटर हो गई है। जल मार्ग से जाने पर इसका
दूरी जो है इसकी घटकर 18 किलोमीटर हो गई है और हमारा ट्रेवल टाइम भी कम लगेगा। अगर हम लोग जल मार्ग से जाएंगे तो ट्रेवल टाइम भी हमारा कम हो जाएगा। बात यहाँ पर महाराष्ट्र की हुई क्योंकि ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। कैपिटल मुंबई हो जाएगी, सीएम उद्धव ठाकरे हो जाएंगे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ में मैं कैपिटल, सीएम, गवर्नर आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग लगातार वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो आप लोगों को महीने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारे स्टेट के सीएम, कैपिटल और गवर्नर ये कम से कम पता हो जाएगी। बीच बीच में मैं नेशनल पार्क भी बता रहा हूँ। अभी पहले पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क होते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से ध्यान पे, अगर वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम लॉन्च्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आदिवासी उद्यमियों के लिए तकनीकी लाने के लिए टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पूछा गया है कि टेक फॉर ट्राइबल्स जो कैंपेन है वो कौन से संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइफेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ट्राइफेड इसका आंसर हो जाएगा। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुनिए, ट्राइफेड का पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ये जो हमारा ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो शुरू किया गया है टेक फॉर ट्राइबल, ये क्यों शुरू किया गया है, तो आदिवासियों को जो है, जो हमारे ट्राइब्स लोग हैं, आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं, उनको अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने के लिए 30 दिनों तक के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। टेक फॉर ट्राइबल जो ये कैंपेन है, ये 30 दिनों तक ये कैंपेन चलाया गया है। और जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया गया। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये लॉन्च किया गया था ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करता है। और अगर हम लोग बात करें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नहीं तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था वहाँ पर आप लोगों को बताया था। टू प्रोटेक्ट आर्मी फोर्सेज फ्रॉम कोरोना वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोर्सेज लॉन्च्ड द ऑपरेशन नमस्ते। कोरोना वायरस से सेना बलों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। इससे पूछा गया है कि ऑपरेशन नमस्ते जो है किसने शुरू किया हुआ है और ये किस लिए शुरू किया गया है। जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको सेफ रखने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इसको किसने शुरू किया है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन आर्मी ने जो है ऑपरेशन नमस्ते नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत में जो हमारे आर्मी फोर्सेस के जवान हैं, ठीक है, लगभग 1.3 मिलियन जवान हैं हमारे आर्मी में। 1.3 मिलियन जो हमारे जवान हैं, सेना के जवान, उनको कोरोना से बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया है। और आर्मी चीफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो हमारे इस समय इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इंडियन नेवी के और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में सीआरपीएफ और बीएसएफ के चीफ कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप टीम 11 टू बीट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को हराने के लिए किस राज्य ने टीम 11 की स्थापना की। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इन सभी स्टेट के कैपिटल, सीएम, गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना से लड़ने के लिए 11 कमेटियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोरोना से लड़ने के लिए 11 कमेटियां बनाई गई हैं। 11 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं और इन कमेटियों को जो है टीम 11 का नाम दिया गया है। और इस टीम 11 का हेड कौन है, इस टीम 11 का जो हेड होगा वो स्वयं जो है खुद योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री जी हैं। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। टीम 11 जो है हमारी बनाई गई है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस की वहाँ से हमने आप लोगों से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेशनल पार्क है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन फुटबॉलर हैज़ बीन नेम्ड एमंग 28 फुटबॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड टू फीफा WHO's कैंपेन पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। फीफा WHO के अभियान पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस के लिए दुनिया भर के 28 फुटबॉलरों में से किस भारतीय फुटबॉलर को नामित किया गया है। अभी फीफा और WHO इन दोनों ने मिलकर पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस इस नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत टोटल 28 फुटबॉलरों को चुना गया है, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया है कि इन 28 फुटबॉलरों में से इंडिया का कौन सा फुटबॉलर चुना गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर है सुनील छेत्री हो जाएगा। और ये सभी 28 फुटबॉलर जो हैं ये 13 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 13 भाषाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को कोरोना से लड़ने के उपाय बताएंगे।
और लियोनेल मेसी भी जो है इस लिस्ट में है। 28 फुटबॉलरों की जो लिस्ट है उसमें इंडिया की तरफ से सुनील छेत्री जी हैं और लियोनेल मेसी भी इस लिस्ट में है। फीफा की बात हो रही है यहाँ पर और WHO की, तो दोनों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। फीफा का हेडक्वार्टर मैं बता रहा हूँ, फीफा का हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चीरव फोक डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? चीरव लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम से संबंधित है। ये चीरव फोक डांस जो है ये मिजोरम से संबंधित है। अब मिजोरम की कैपिटल और CM गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ साथ में आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल के भी कैपिटल, CM गवर्नर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आसाम इसका आंसर हो जाएगा। आसाम में ही जो है मानस इंटरनेशनल पार्क स्थित है और आसाम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। अगर हम लोग बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है ये भी आसाम में है। तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, की दोनों नेशनल पार्क इसी में। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में वैसे इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च मंथ के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, टॉप 100 करंट अफेयर्स मार्च मंथ के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका था, आप लोगों ने देखा होगा उसका, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और ये दूसरा पार्ट है। ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यही 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले, लेकिन अगर मार्च मंथ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 100 क्वेश्चंस में से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए 100 टॉप करंट अफेयर्स का एक सीरीज में चला रहा हूँ। हर मंथ के 100 सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हैं हम लोग ले आते हैं आप लोगों के लिए और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप लोग उसको जाकर लगातार देखते रहिए। इसके अलावा और जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको जो है हम आप लोग अपने फेसबुक ग्रुप पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पर भी लगातार क्विज वगैरह कंडक्ट होती हैं, मैं खुद कंडक्ट कराता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रही बात इसकी PDF की, तो इसका PDF आज मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि जैसे दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके तुरंत बाद में आप लोगों को PDF दे दी जाएगी। तो अभी आज शाम तक जो है इसकी PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। नीचे वीडियो के नीचे डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, तो वहाँ से भी आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।